नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ भाऊ तोरसेकर जुड़ गए हैं। भाऊ, बहुत नमस्कार, आपको स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। भाऊ, जब-जब विपदा का समय आता है, चाहे वो भारत में आए या भारत के बाहर आए, और जब-जब भारतीय कहीं संकट में फँसे होते हैं और हमारा एक ऑपरेशन चलता है, जिसमें हम लोग उनको निकालते हैं, उनको राहत प्रदान करने के प्रयास करते हैं, तब जो हमारे यहाँ का विपक्ष है, वो सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। कई बार तो मोदी का विरोध करने के चक्कर में वो देश का विरोध करना शुरू कर देता है और देश हित को भी कई बार भूल जाता है। जो राष्ट्र धर्म होना चाहिए सबका, उसको भी भूल जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो संकट इस समय चल रहा है, रूस की बमबारी चल रही है, 8वां दिन है। ऐसे में वहाँ फँसे हुए 20,000 से ज़्यादा भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। हालाँकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक कर्नाटक का स्टूडेंट वहाँ रूस की सैनिकों की गोलीबारी में मारा गया। लेकिन ओवरऑल देखें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी हमारे प्रधानमंत्री की बात हुई, रूस के राष्ट्रपति से भी बात हुई और वहाँ से मैक्सिमम भारतीयों को निकाल करके पड़ोसी देशों में पहुँचा दिया गया है। लेकिन इधर हमारा जो विपक्ष है, वो लगातार निचले स्तर की राजनीति कर रहा है। क्या हासिल करना चाहता है वो इस तरह की आलोचना करके ऐसे मौकों पर? इनके लिए तो मोदी ही देश बन गया है। यानी मोदी का द्वेष करना है तो देश का भी द्वेष करेंगे, तिरस्कार करेंगे। इससे और इसकी मीमांसा और कुछ हो ही नहीं सकती। इसका एनालिसिस और क्या करेंगे? अगर एक बात है कि देखिए, आपको कोई बचाने आया है और आपको जो बचाना चाहता है, तो उसके भाई बहनें पीछे से बचाने वाले पर पीछे से हमला करें। तो जो भाई बहन है, तो दोस्त, आपके दोस्त या रिश्तेदार नहीं रहते, वो आपके दुश्मन बन जाते, क्योंकि वो खुद तो आपको नहीं बचा पा रहे, ना बचा सकते हैं, लेकिन जो बचाने वाला है उस पर हमला कर रहे। इतनी सीधी सी बात है। इसमें और बहुत सारा पॉलिटिकल एनालिसिस करने की मुझे जरूरत नहीं लगती। लोगों को बिल्कुल ये छोटी सी बात समझनी है कि आपको कोई बचाने आ रहा है और आपके ही भाई बहन रिश्तेदार कहते कहते हुए कोई पीछे से उस पर हमला कर रहा है, तो उसको और क्या बोलेंगे? आपको दुश्मन पहचानना जरूरी है कि आपको बचाने वाला आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है, और जो रिश्तेदार बोल रहे और उस पर पीछे से हमला कर रहे, वो आपके दुश्मन। तो ये देश के दुश्मन बनते जा रहे। और ये होता है। देखो, राजा जयचंद की कहानी क्या है? वो पृथ्वीराज चौहान से इतनी दुश्मनी करता था, इतना द्वेष तिरस्कार करता था कि उन्होंने दुश्मनों से हाथ मिला लिया और देश को परतंत्र में डाल दिया था। ये तो हिस्ट्री है ना हमारी। तो ये आज का आप जो विरोधी दल बोलते हैं, वो विरोधी दल देश के नहीं है, मोदी के है। और ये मानते हैं कि अगर मोदी देश खड़ा कर रहा है तो देश को लंगड़ा करने के लिए मोदी को पहले खत्म करना पड़ेगा, मोदी को लंगड़ा करना पड़ेगा। और इसकी मीमांसा क्या हो सकती? देखो, अनुभव सबसे बड़ी किताब होती है। हम जब कोई किताब के दाखले देते हैं या उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो ये मत भूलो कि किताब किसी के एक्सपीरियंस पर, अनुभव पर आधारित होती है। आइंस्टाइन हो या न्यूटन हो, वो जो कोई हो, जो कोई साइंटिस्ट एक किताब लिखता है, एक थ्योरी बनाता है, तो थ्योरी का मायने ये होता है कि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो किताब से बड़ा किताब है, वो सबसे बड़ी थियरी है। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस हो, अपोजिशन लीडर हो, वो मोदी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर हमला कर रहे, मोदी पर नहीं कर रहे। मोदी सरकार ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन बनाया, ऑपरेशन गंगा, उस पर हमले हो रहे। याद होगा आपको, कश्मीर में वो कर्नल गोगोई पर हमला हुआ था। जी, जी।
जब उसने उसी को उठाकर सामने रख दिया, जीप पर बांध दिया था, तो पत्थरबाजी बंद हो गई। यानी जिनको बचाने जा रहे थे, क्या चल रहा है? तो वो ही मामला है, इसमें कोई नई बात रही नहीं। अब ये देश के दुश्मन बन गए ये देश, और जितने जोर शोर से ये करेंगे उतने लोग उनसे दूर चाहते चले जाएंगे। मोदी जी भी जानते, मोदी जी बड़े बड़े अच्छे पॉलिटिशियन है। वो एक तरीके से देश के जो देश के जनता है उसको बचाने की, मदद करने की कोशिश कर रहे, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स से नहीं हट रहे। इनको मालूम है कि जिस ढंग से कांग्रेस या अपोजिशन पेश आ रहा है, उस ढंग से जनता इनसे दूर जाएंगी। यह ममता जानती है, जनता नहीं ममता भी जानती है। तो ममता ने मोदी की सराहना की है, जो रोज उठकर गाली देती थी, लेकिन इस मामले में ममता मोदी सरकार की सराहना कर रही है, क्योंकि उसको अपनी पार्टी बचानी है, वही कांग्रेस और राहुल गांधी को अपनी पार्टी डुबानी है। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल देखें, उनकी बहन का देखें, कांग्रेस का देखें, कुछ दूसरे दलों के नेताओं के बयान देखें, तो वो उसके साथ ऐसे स्टूडेंट्स के वीडियो शेयर कर रहे हैं जो घबराए हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि जो युद्ध क्षेत्र होता है उसमें कोई मिसाइल, कोई बम, कोई टैंक से निकला हुआ गोला ये नहीं देखता है कि वो इंडियन है, यूक्रेनियन है, वो ब्रिटेन का है या अमेरिका का है या एशियाई दूसरे देशों का है। उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो 20,000 से ज्यादा भारतीय वहां पर मौजूद थे वो सब के सब मानसिक तौर पर बहुत पक्के होंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में घबरा जाते होंगे। तो ऐसे बच्चे अगर अपने वीडियो शेयर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, गुहार भी लगा रहे हैं हमारी एम्बेसी से, भारतीय सरकार से, तो उनको इस तरीके से प्रचारित प्रसारित करना कि जैसे भारत सरकार पूरी तरह विफल है और वो कुछ कर ही नहीं रही है, इससे क्या जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके मन में किस तरह का भाव उपजता है? क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि 15 फ्लाइट में अब तक 1800 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं और 4 मंत्री मोदी सरकार के यूक्रेन के आस पड़ोस के देशों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने गलियारा बनवाया है, एक मानवीय गलियारा बनवाया है। रूस से खबर आ रही है कि उसने खार्किव में 6 घंटे फायरिंग बंद कर दी ताकि खार्किव में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकाल सके भारत। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है, ये इन पर ही कितना भारी पड़ेगा। हालांकि आपने बताया है अभी कि इनके लिए, इनकी पार्टी के लिए तो बहुत बुरा होने वाला है जिस तरीके का प्रोपेगेंडा और एजेंडा ये लोग चला रहे हैं और इनका इकोसिस्टम और कुछ सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल है। देखो, मैंने कल कल रात को कहीं एक वीडियो देखा, पाकिस्तान के कुछ चैनल का वीडियो देखा। तो उसमें पाकिस्तान के चैनल की एक कोई रिपोर्टर थी, वो पाकिस्तानी बच्चों से पूछ रही है कि तुम कैसे बच निकले। तो वो बता रहे कि हम तिरंगा लहराते आ गए। जी जी जी। क्योंकि जिस देशों में जिस 4-5 पड़ोसी देशों में ये हो रहा है, भारतीयों को आने दिया जा रहा है, उधर से उनको उठा के लिया जा रहा है, तो हमने सोचा कि यूक्रेन से निकलना है तो भारतीय बन के निकलो। और उनके इंटरव्यू दिया, 3-4 बच्चे हैं, वो बोलते कि हमने कहीं से जाके फटाफट तिरंगे पैदा किए, और हमारी जो बस थी उस पर आगे ड्राइवर के सामने जो कांच होती है उस पर शीशा होता है, वहां तिरंगा लगा दिए। तो वहां की अथॉरिटी ने हमको वैसे ही छोड़ दिया, हमारे कागजात भी नहीं चेक करे। जी तो जी हम जी। कम से कम यूक्रेन से बाहर निकले, तिरंगे ने हमें बचाया, यानी मोदी ने बचाया। तो उसमें से एक बच्चा बोला कि अगर मोदी पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हमारे लिए भला हो जाए। जी जी जी। तो समझ सकते हो आप कि आज दुश्मन से भी दुश्मन कौन है, तो भारत के विरोधी दल है। क्योंकि दुश्मन भी बोलते हैं कि मोदी हमको बचा सकता है, और इनका तरीका देखो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था, पोलैंड का जो भारत का राजदूत है
एम्बेसडर, इसने शिवसेना की जो राज्यसभा की प्रियंका चतुर्वेदी है, उसको हड़काया है कि जी, क्या जी, जी। बकवास कर रही हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो, झूठ फैला रही हो तुम। तो ये तो चलता रहता है। देखो, दुश्मनी जो परोसना चाहते वो दुश्मनी में ही खत्म हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, संजय राउत को हमने देखा, पालघर का पॉलिटिक्स मत करो बोलने वाले, यानी तुम्हारी ही पुलिस मारने वाले के हाथों में साधुओं को सौंप देती है। और आज तुम यूक्रेन में फंसे किसी की मौत हो गई तो उसका ठिकरा मोदी के सर पर फोड़ रहे हो। तो ये कितने नालायक और झूठे हैं। इसको तो इंटरनेशनली अभी रिकॉग्नाइज हो गए। अगर पोलैंड का एम्बेसडर शिवसेना के राज्यसभा सदस्य को बोल रहा है कि बहना झूठ मत बोलो, झूठ कितना फैलाओगे, इससे आगे जाकर क्या बोलना है। भाऊ, आपने प्रियंका चतुर्वेदी का और संजय राउत का जिक्र किया। मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का जिक्र कर रहा हूं। वहां के चैनलों पर ये जो भारत के छात्र आ रहे हैं, वो उनके वीडियो दिखाए जा रहे थे और उसमें वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह का उद्घोष करते हुए बच्चे आ रहे थे फ्लाइट में, और जय हिंद भी वो बोल रहे थे। वहां से सूचना ये है तमिलनाडु से कि एम.के. स्टालिन सरकार ने वहां के चैनलों पर ये प्रेशर बिल्डअप किया कि जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे एडिट कर दिए जाएं, इनको ना दिखाया जाए। और इसी तरह की हरकत हम देख रहे हैं आपके तेलंगाना में। तेलंगाना में बिना राज्यपाल के अभिभाषण के वहां के मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र बुलवा रहे हैं। ये सरकारें आखिर साबित क्या करना चाह रही? ये साबित तो कुछ नहीं करना चाहती, ये डेस्परेट हो गए कि कल परसों ही मैंने कहीं एक खबर देखी और सुनी कि तमिलनाडु में पहली बार बहुत सारे कारपोरेशन में छुटपुट एक या दो ऐसे कारपोरेटर बीजेपी के चुनकर आए, अपने बलबूते पर चुनकर आए। तो यह अभी डरे हुए है कि आज अगर बीजेपी इस ढंग से शुरू कर देती है तो तमिलनाडु में इनके पांव जम जाएंगे और ये खड़े हो जाएंगे, तो हमारे लिए रीजनल पॉलिटिक्स भी मुश्किल हो जाएगा। चेन्नई हो या नेल्लोर वगैरह वगैरह, उन्होंने कुछ खबर में बताया कि एक दो यानी तीसरे नंबर पर बीजेपी है, उसका मतलब बहुत छोटी है तीसरे नंबर पर भी, फिर भी अपने अपनी ताकत पर चुनकर आई है बीजेपी। इसका मतलब लोग, और जो वहां के बीजेपी के कोई अध्यक्ष है अन्नामलाई, वो बहुत बढ़िया उसकी मीमांसा दे रहे थे। वो कह रहे थे देखो पहली बार लोग सोचने लगे, ये जो वोटिंग है वो सिर्फ बीजेपी को पड़ा है, हमने अन्ना डीएमके के साथ हाथ नहीं मिलाया था फिर भी वोट मिले है। इसका मतलब ये है कि लोग सोचने लगे कि भाई हमने बीजेपी को एक तक एमपी नहीं दिया है, फिर भी मोदी हमें देते जा रहे हैं, एम्स दे रहा है, रोड दे रहा है, और कुछ दे रहा है, राशन दे रहा है, कोरोना में वैक्सीनेशन दे रहा है, तो ये देते ही जा रहा है तो हम उसको कुछ तो दे दे। ये सोच ये सोच बोई गई है अब। मुझे वो अन्नामलाई ने जो उसका रीजनिंग किया वो बहुत पसंद है। भले और 10 साल लग जाएंगे कि बीजेपी तमिलनाडु में कुछ आकार में दिखाई दे, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। और उसका डर जो स्टालिन को होगा वो डर है। डर वो है कि वंदे मातरम मीन्स बीजेपी, आरएसएस, और मतलब अपोजिशन। तो करने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हमारी मराठी में एक कहावत है, कोंबडं झाकलं म्हणून सूर्य उगवायचा थांबत नाही। तो लोग बोलते मुर्गी जो है वो सुबह कुकड़ू कुकरती है, उसके बाद सूरज निकलता है, ऐसा माना जाता है। तो मराठी में इसको बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुर्गे को ढक के रखो और उसको सूरज ना दिखाई दे इसलिए वो चिल्लाना चिल्लाएगा नहीं और इसलिए सूरज निकलेगा नहीं। बात उल्टी है। सूरज निकलते देखकर मुर्गा चिल्लाता है, कुकड़ू को जी, जी। करता है, उसके कुकड़ू को सुनकर सूरज नहीं निकलता।
तो इसलिए मराठी में जो कहावत है, आप मुर्गा ढककर रखो, इसका मतलब सूरज निकलेगा नहीं ऐसा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो समय का पहिया है, सूरज तो निकलेगा। तो इस ढंग से ये सब जो बुड्ढे है, मैंने एक मराठी किताब लिखी है, उसका हेडिंग ही वो है कि ये बुढ़िया जो आउटडेटेड पॉलिटिक्स में हो गई है, फिर वो पार्टियां हो या कोई विश्लेषक हो या एनालिस्ट हो या पत्रकार हो, वो अगर मुर्गी ढककर रखेंगे, इसके लिए सूरज निकलना रुकने वाला नहीं है, तो करने दो, इसमें कोई बात नहीं। क्योंकि इनको अपनी औकात समझ में आ रही है, इसलिए डरे हुए हैं। भाव अगर एक अलग तरीके से हम लोग सोचें, जैसे हर विपदा काल में, हर संकट काल में, वो चाहे कोविड का रहा हो, अर्थव्यवस्था का रहा हो, अफ़गानिस्तान का संकट रहा हो, खाड़ी देशों का रहा हो, नेपाल से भारतीयों को निकाल करके लाने का हो या अब यूक्रेन का हो, उसमें विपक्ष जितना हमलावर हुआ मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे अवसर के रूप में ले लिया और कमर कस के हर जगह से एक-एक भारतीय को संकट से निकाला। कोविड टाइम में आप देख लीजिए, कितना हल्ला मचाया गया था कि एक मौका मिल गया है, अब तो हम मोदी को बदनाम कर ही देंगे। लेकिन 2-2 वैक्सीन तैयार हो गई और आज की तारीख में 90% भारतीयों को वैक्सीन लगा दी गई है और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा था कि मजदूर जो सड़कों पर चल रहे हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। नरेंद्र मोदी ने भी और उनकी राज्य सरकारों ने भी ये सुनिश्चित किया कि उनके खाने का बंदोबस्त हो जाए। उनको पूरा खाना, उनका रसोई गैस, उनका उनकी जेब में पैसे डाले। आज 4 मंत्री यूक्रेन के आसपास के देशों में हैं और वहाँ से जो उनके फ़ोटोग्राफ आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, वहाँ मंत्री हवाई जहाज़ में चढ़ कर के बच्चों को रवाना होने से पहले बात करते हैं उनसे। यहाँ जहाँ भी फ्लाइट लैंड कर रही है, यहाँ मंत्री पहुँच रहा है, बच्चों को पुष्प दे कर के उनका स्वागत कर रहा है। अब ये जो वीडियो और फ़ोटो आ रहे हैं, इनसे भी इन लोगों को ऐतराज़ है। इनको इस बात पर भी ऐतराज़ है कि ऑपरेशन का नाम जो है गंगा के नाम पर क्यों रख दिया गया। इनको लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होने जा रहा है। क्या इलाज है इस विपक्ष का? नहीं, नहीं है। देखो, वो क्या बोलते हैं उस पर मुझे टिप्पणी करने की ज़रूरत ही नहीं लगती। क्योंकि जो मूर्खता है उसका कोई सीमा नहीं होती। अब आगे चलकर ये बोल सकते हैं कि जानबूझकर पुतिन इनका दोस्त है, उन्होंने पुतिन को बोल दिया कि बीच यूपी इलेक्शन के ही तू हमला शुरू कर दे, ताकि हमको यहाँ यूपी के वोटिंग में फायदा मिले। ऐसा अगर कल परसों 10 तारीख के बाद अखिलेश बोला या राहुल गांधी बोले तो मुझे अजीब नहीं लगेगा। क्योंकि इनके सोचने की जो मर्यादा है वो इतनी छोटी होती जा रही, संकुचित होते जा रही कि ये 10 तारीख के बाद बोलेंगे अब ईवीएम पर नहीं बोल सकते, तो बोलेंगे जानबूझकर उन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया, फिर वो बच्चों के लाने का षड्यंत्र रचा, फिर उनको फूल देने के लिए यहाँ मिनिस्टर खड़े कर दिए, उस पड़ोसी देश में मिनिस्टर भेजे जहां से हवाई जहाज में उनको बिठाया, उनको कैमरे में शूटिंग किया और चैनल पर दिखाया, क्योंकि यूपी में वोट मिले। और इसमें पुतिन बराबर का हिस्सेदार है षड्यंत्र में, ये भी बोल सकते, ये भी बोल सकते। और उसका सबूत क्या है? देखो, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पुतिन इनका दोस्त है और पुतिन इनको यूपी में मदद कर रहा है। देखो, मैं उनका लॉजिक, चक्रम जो जी, होता है ना, उसका लॉजिक हम बना सकते हैं। चक्रम जो होता है उसका लॉजिक ऐसा बनता है। तो देखो, 10 तारीख के बाद ये बोला नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये भी बोला जाएगा 10 तारीख के बाद। तो बोलते रहे और क्या। देखो, और इनको और एक बात समझ में नहीं आती है, नहीं आने दो, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो, जब तक मोदी से अच्छा कोई हमको लीडर नहीं मिलता, तब तक मोदी बने रहने चाहिए। हाँ, मैं मोदी भक्त वगैरह नहीं हूं।
लेकिन आज की तारीख में अगर मोदी से अच्छा लीडर इस देश में कोई नहीं है तो मोदी बने रहने चाहिए। तो एक बात मैं बोलूंगा, इनको समझ नहीं आए, गलती करते रहे, क्योंकि ये मोदी को हराना चाहते, लेकिन हमेशा मोदी की ताकत बढ़ाते रहते। तो आज कुछ कर रहे हैं, उससे अगर मोदी की ताकत बढ़ रही तो कोई कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। भाव हम सब जानते हैं कि 1971 के युद्ध में जब अमेरिका के भी 2 युद्धपोत बढ़ रहे थे और पाकिस्तान 2 तरफ से लड़ रहा था और अगर उस समय रूस की पनडुब्बियाँ नहीं आती, तो अमेरिका के वो युद्धपोत वापस नहीं मुड़ते। उस समय रूस ने भारत की मदद की थी। आज ये लिबरल जो गैंग है, ये कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक देश पर एक तानाशाह देश ने अटैक कर दिया है। इनके मुंह में तब दही क्यों जम जाती है, जब एक लोकतांत्रिक देश भारत पर चीन की बुरी नजर पड़ती है, जब वो पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण का प्रयास करता है, तब ये लोग चुप क्यों रह जाते हैं? नहीं, क्योंकि उनके उनके लिए चाइना में डेमोक्रेसी है, क्योंकि ये मानते हैं कि वो जिसको सर्टिफाई करे वो तो ये होता है ना, डेमोक्रेटिक होता है या तानाशाह होता है। वो बोलेंगे तो होगा, हम बोलेंगे तो वो फिल्म का गाना है ना, तुमको जो पसंद है वही बात करेंगे, जी, तुम जी, अगर जी। दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। तो इस ढंग से इनका चलता है। फिर चाइना को पसंद है वो बात करेंगे, और मोदी को नापसंद है वो बात करेंगे। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। झूठ झूठ बोलने वाला होता है, वो हमेशा झूठ बोलते रहता है और झूठ का एक तर्क बना देता है, लॉजिक बना देता है। तो मुझे इसमें कोई अजीब नहीं लगता है, इनसे कोई उम्मीद नहीं। हाँ, एक बात होती है, इनके पास एक बुद्धि कौशल होता है, जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कुशलता इनके पास होती है। तो वो दोनों चीजें इस ढंग से मिक्स कर देते हैं कि सुनने वाला गड़बड़ा जाए। लेकिन वो गड़बड़ा तब जा सकता है जब वो कोई संकट के अनुभव से जाता नहीं है। अगर कोई समझो, आपको मैं चक्कू या छुरी से जख्मी कर रहा हूं और बोलूंगा नहीं नहीं ये तो मोर की पंखुड़ी है, मैं मोर का ये पंख आपको लगा रहा हूं, तो आप तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। जब जनता, जब जो बच्चे, आप देखिए कि अगर 2000 से ज्यादा बच्चे आ गए, ये बच्चे गांव गांव फैलने वाले हैं ना कल जी, जी, परसों तक। और 4-5 यानी 20,000 में से कम 20, कम से कम 5-6 हजार बच्चे अगले एक हफ्ते में देश में लौटे होंगे। इनको मिलने उनके दोस्त जाएंगे, गांव वाले जाएंगे, रिश्तेदार जाएंगे। ये बच्चे उनको क्या बोलेंगे? मोदी ने हमको छोड़ दिया था अपने हाल पर राम भरोसे। नहीं, मोदी ने कैसे हमें निकाला, हमारे पास तो पैसा नहीं था, टिकट का पैसा नहीं था, फ्लाइट कब थी पता नहीं था, हमारे एम्बेसी ने हमको बुला लिया, हम तो वहां चले गए, यहाँ चले गए, पड़ोसी देश में गए, यहाँ से उठाया, एयरपोर्ट पे लाया। ये सब मोदी ने किया, ये तो बोलेंगे लोग। और जो एक लड़का है वो मोदी के लिए कम से कम एक लड़का अगर छूट कर आया है, एक लड़की यूक्रेन से वापस आई है, तो मान लो कम से कम 1,000-2,000 लोगों के लिए ये प्रचारक बन गया है, बिल्कुल। एक लड़का। यानी 100 लड़का बच्चे अगर यूक्रेन से वापस लौटे यूक्रेन से, तो वो 100 लड़के मोदी के लिए 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए प्रचार करेंगे कि भाई मोदी था इसलिए बच गए, मोदी ने लाया इसलिए बच गए। उनके माँ बाप प्रचारक है, वो और कितने लोगों के पास जाएंगे, कल्पना करो। और आज हमें लगता है कि पहले हफ्ते में ही अगर मोदी ने इस कारण से 10 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा लोगों को ये सिग्नल पहुंचा दिया है कि मोदी था इसलिए हमारा ये पहचान का ओमकार है ना, वो यूक्रेन में फंसा था, वो बच गए, मैं तो बोलूंगा मुझे पता चलेगा तो।
जब सही। यूक्रेन की खबर निकलेगी तो मैं किसी को बोलूंगा यार तुझे मालूम है वो ओंकार मेरा दोस्त वो फंसा था वहां, उसको तो मोदी निकाल के लाया। ये जब मैं किसी और फ्रेंड को बताऊंगा तो वो और किसी को बताएगा जब यूक्रेन शब्द निकलेगा। मतलब इस ऑपरेशन गंगा से मोदी जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उस पर इन मूर्खों का ध्यान नहीं है। मोदी भी बिल्कुल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन ये उसको ताकत दे रहे हैं। अब इसके खिलाफ आप जितना बोलोगे उतने आपको मोदी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ 2000 से ज्यादा बच्चे वापस लौटे हैं, ये जवाब देने वाले, उनके रिश्तेदार माँ बाप जवाब देने वाले, उनके परिचित जवाब देने वाले हैं। उनसे खबर फैलेगी, वो इंसान मोदी का चहेता बनता जाएगा कि भाई आज ये तो इसका बच्चा फंसा था, कल मेरा फंस सकता है। तो मेरे लिए तो देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। कल दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए तो मोदी आएगा। और जो आप जो अस्वस्थ होते, आप मोदी के चहेते हो ठीक है, लेकिन मोदी की भलाई या मोदी की ताकत भी समझ लो। ये मजाक आज नहीं हो रहा है, बिल्कुल आज नहीं हो रहा है। आप 9 साल पीछे चले जाओ, जब उत्तराखंड में सुनामी आई थी जी, जी। और दिल्ली में कुछ मीटिंग के आए हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में फंसे गुजराती कुछ 5-6 हजार थे, उनको बचाने के लिए वहां जाना चाहते थे, उनको रोका गया था। यस। उत्तराखंड के, हिमाचल के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने इनको रोका था, याद है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। सेंट्रल के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे थे, उन्होंने इनको गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर देने से भी रोका था। तो मोदी प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके वहां पहुंचे थे और अकेले नहीं गए थे। गुजरात की अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कोई अधिकारी थे 8-10, उनको लेके गए थे वहां। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि इससे पहले ही गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अधिकारी थे, उन्होंने उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अधिकारी थे उनसे कांटेक्ट किया था और गुजरात के जो लोग थे उनको इन्फॉर्म किया था ज्यादा से ज्यादा ऊंची जगह पर, पहाड़ पर जाके पहुंचो, नीचे स्तर पर रहो मत। जी, और जी। जब पहुंचे वहां तो वही जो उत्तराखंड की डिजास्टर मैनेजमेंट थी, इसका सही ढंग से इस्तेमाल गुजरात के लोगों ने किया, मोदी ने किया। तो मोदी को रैम्बो करके मजाक उड़ाया गया था, याद है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, टाइम्स ऑफ बिल्कुल। इंडिया में एक खबर आई थी, मोदी को रैम्बो कैसे बताया जा रहा है। तो बाद में वो भी उसका टाइम्स को खुलासा करना पड़ा था कि नहीं नहीं, किसी बीजेपी वाले ने नहीं कहा, हमारे ही रिपोर्टर ने मोदी को रैम्बो बोला था, याद है आपको? जी, जी, जी। तो ये मोदी का मजाक उड़ाने का सिलसिला जो है वो उत्तराखंड और केदारनाथ में जो सुनामी आई थी वहीं से चालू है। इसके लिए क्यों रोना, रोने दो इनको, इनको बस ऐसे ही रोते रहने दो, क्योंकि उससे तो मोदी की ताकत बढ़ती है। हम अगर मोदी के चहेते हैं तो मोदी के लिए हम बोलते ही ऐसे ही करते रहे, हम दुआ मांगेंगे कि राहुल गांधी, संजय राउत इसी ढंग से बातें करते रहे। भाऊ, पिछले 15 दिन में पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की 4 बार बातचीत हुई। 2 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से हुई है। पोलैंड के प्रधानमंत्री से इन्होंने बातचीत की है। इन्होंने रोमानिया के प्रधानमंत्री से बात की है। इनकी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, उनसे बात हुई है और 1.5 घंटा बात हुई है। कोई छोटी-मोटी अवधि नहीं होती है। और मोदी की ताकत आज की तारीख में क्या है, इससे पता चलता है। अभी मैं टाइम्स और जो विदेशों के अखबार हैं उनकी हेडलाइंस देख रहा था। वहाँ कहा जा रहा है कि ये है बदले हुए भारत की ताकत, कि खार्किव में रूस ने 6 घंटे युद्ध रोक दिया। यानी 24 फरवरी से जो युद्ध जारी था, जो बमबारी जारी थी, वो केवल भारत के कहने पर पुतिन ने 6 घंटे के लिए रोका, ताकि वहां से फंसे हुए भारतीय बच्चों को और नागरिकों को निकाला जा सके। ये दुनिया भर में जो प्रशस्ति हो रही है और जो भारत की तिरंगे की एक पहचान नए सिरे से कायम हुई है, क्या इसकी वजह से इनको
प्राउड फील नहीं करना चाहिए? उल्टे इनके पेट में दर्द हो रहा है। देखो, मैंने 2013 के अगस्त में एक किताब के लिए यानी मोदी कैसे चुन कर आ सकते हैं उस पर किताब लिखी थी। और यानी कि वो तो असल में जनवरी से अप्रैल तक मैंने एक लेखमाला लिखी थी, सीरियल लिखी थी कि मोदी बीजेपी को मेजॉरिटी में ला सकते हैं। तो जब मोदी को कैंडिडेट बनाया गया तो एक पब्लिशर बोला इसकी किताब बना देंगे। तो इसके लिए मैंने एक और आर्टिकल लिखा जो उस किताब में पहला ये एपिसोड है। तो उसमें मैंने लिखा था कि मोदी सिर्फ रेजिम चेंज नहीं करेंगे, बीजेपी को सत्ता में नहीं लाएंगे, ये देश की सूरत बदलेंगे, सीरत बदलेंगे। और अगर मोदी 10 साल के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं, पहली बार भी 14 में चुनकर आते तो बार बार आएंगे। और उतना ही नहीं, लोग दुनिया भूल जाएगी कि गांधी का भारत, लोग आगे चलकर 2040-50 में मोदी का भारत बोलेंगे, इतना भारत बदलेगा। तो ये इसके सिम्टम्स है। इसकी जो भविष्यवाणी मैंने की है 2013 के अगस्त में, मैंने ये भविष्यवाणी की है, यानी लिखी थी, जो 6 दिसंबर 2013 में किताब पब्लिश हुई। उसमें पहले एपिसोड में मैंने लिखा है कि गांधी नेहरू को भी मोदी का जो कर्तव्य है वो निपट देगा। लोग दुनिया मोदी का भारत करके पहचानेगी। ये होते हुए हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, और और आप आज की देख बात नहीं, आपको याद होगा 3-4 साल पहले येमेन से 43 देशों के फंसे हुए नागरिकों को भारत ने ही बाहर निकाला था। और बिल्कुल। मुझे याद है कि उस वक्त एक अमेरिकन कोई सिटीजन था, वो इतना गुस्से में था कि उसने एक ट्वीट किया था कि बेशर्म है हमारा ट्रंप, हम फंसे हैं और हमको ऑर्डर दी जाती है कि इंडियन एम्बेसी में जाओ। हम अगर टैक्स अमेरिकन गवर्नमेंट को पे करते हैं तो हमको बचाने के लिए इंडियन एम्बेसी में क्यों जाना पड़े। ये बात है, ये बात है। 43 देश के फंसे हुए लोगों को हमारे ही निकाले, लेकिन हमारे लोगों के साथ दुनिया भर सराहना हुई इंडिया की, इसलिए कि 43 देशों के नागरिकों को हमने बाहर निकाला था। और वहां कम से कम 3 हफ्ते हमारे वीके सिंह जाकर बैठे थे एडन की खाड़ी में, याद है बिल्कुल। आपको। तो ये सिलसिला नया नहीं, और ये गाली देने का सिलसिला तो बहुत पुराना है। 2002 से अभी 20 साल हो गए। इस गाली का भी कोई परिणाम नहीं होता। इस बदनामी का, ये इस टीका जो चलती है, आलोचना, उससे कोई नहीं निकलता, फिर भी वो करते रहते। जैसे देखो, एक बात होती है, शराब पीता है ना इंसान तो पहले 1-2 पेग में मजा होती है। 7वां 8वां होने के बाद अब पानी पी रहा है, गटर का पानी पी रहा है, या शराब पिया रहा है, या वाइन या विस्की पी रहा है, उसको कहाँ पता होता है, वो तो पीते रहता है। तो ये जो मोदी को गाली देने वाले हैं ना, उनकी हालत बेवड़े जैसी हो गई है, ऐसा बोल सकते। वो परिणाम भी नहीं देते, बस बकते रहते हैं। वो पीता रहता है, ये बकते रहते हैं। भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।